हेलो स्टूडेंट्स, इन सेशन 2020-21 आप सभी का इसमें स्वागत है। मैं रसायन विज्ञान के द्वितीय पेपर के बारे में आपको बताऊंगी। इसके पहले यूनिट में स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैटर आपके कोर्स में है। स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बीच में अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों और पदार्थ के बीच में अंतराकर्षण का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय विकिरण, जब कोई एक बीम लाइट जो है वो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक प्रकाश का पुंज है। यदि हम उसे विजिबल रीजन में देखें तो वो प्रकाश का एक पुंज है जो कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यानी जब भी किसी दृश्य प्रकाश को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो हमें 7 रंगों में बटा हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जो स्पेक्ट्रम की रेंज है वो हमारी आँखों से बहुत पीछे और बहुत आगे तक उपस्थित होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये वास्तव में विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं और इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। यदि कोई भी बीम लाइट की वह जेड डायरेक्शन में गमन कर रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जेड-एक्स डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड वाई-जेड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बहुत से एग्जाम्पल हैं: कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और दृश्य प्रकाश, IR, माइक्रोवेव एंड other type of radiations, all waves that contains same velocity 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सभी की जो वेलोसिटी है या वेग है वो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो फ्रीक्वेंसी है या जिसे कहते हैं आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में इस समीकरण के अनुसार संबंध होता है। फ्रीक्वेंसी न्यू = c/λ। c = 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स लॉ, E = hν और E = hc/λ। अर्थात ये जो रेडिएशंस होते हैं वो क्वांटा के रूप में होते हैं और एक क्वांटा जो है वो पैकेट है, बंडल है, जिससे कि वो एक लेयर से दूसरी लेयर में एक्साइटेड हो जाते हैं। यदि हम इसको देखें तो मीटर स्केल में यदि देखा जाए तो कॉस्मिक रेज जो है वो 10⁻−12 मीटर की होती हैं। जो गामा रेज हैं वो 10⁻12 से 10⁻−9 की रेंज में होती हैं। एक्स रे 10⁻−9 से 10⁻−8 मीटर रेंज की होती हैं। एंड यूवी विजिबल रेज जो है वो 10⁻8 to 1 × 10⁻8 to 8 × 10⁻8 मीटर की रेंज की होती हैं। IR उसके बाद में आती हैं और ये 8 × 10⁻8 to 3 × 10⁻4 मीटर तक होती हैं। माइक्रोवेव एंड रेडियो रेडिएशंस जो है वो 10⁻4 to 10⁻1 मीटर की रेंज में आते हैं। रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इनमें केवल रोटेशनल ट्रांजिशंस ही अवेलेबल होते हैं। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं और उन वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन केवल अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से अपने हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में ऊर्जा प्राप्त करके उत्तेजित होता है और चला जाता है और कुछ समय उस स्थान पर रहने के बाद वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। गामा रेज जो स्टडी के लिए काम में आती हैं वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक नंबर वगैरह की स्टडी में काम में आती हैं और उसकी जो स्टडी होती है वो मॉसबॉर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है। कॉस्मिक रेज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस की स्टडी में काम में आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बहुत ही वैरायटी की स्पेक्ट्रल जो है रेंज वो हमारे पास है और वो उन सब का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। जब कोई भी रेडिएशंस पदार्थ के ऊपर पड़ती हैं तो 3 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। वो कुछ भाग उसका अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग उसका ट्रांसमिटेड होता है और कुछ भाग उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है वो केवल वातावरण में वापस आ जाती है। जो अवशोषित लाइट है वो केमिकल चेंज, एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन आदि सभी रासायनिक क्रियाओं को करती है और ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो हमेशा जो कलर हमें दिखाई देता है वो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर होता है। तो इस तरह से जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। अब हम सबसे पहले अल्ट्रावायलेट और दृश्य प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम जो स्पेक्ट्रल रेंज रहते हैं वो अल्ट्रावायलेट के लिए है 100 नैनोमीटर से लेकर 380 नैनोमीटर तक का। विजिबल रेडिएशंस के लिए है 380 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक का। अल्ट्रावायलेट रीजन को पुनः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो नियर यूवी रीजन है, जो दृश्य क्षेत्र के पास वाला रीजन है उसे हम नियर यूवी रीजन कहते हैं, यानी वह रीजन जो विजिबल रीजन के पास में प्रेजेंट है वो है 200 nm टू 380 nm, यानी 200 nm से लेके और 380 nm का जो क्षेत्र है वो समीप अल्ट्रावायलेट रीजन कहलाता है। दूसरा रीजन जो है वो फार अल्ट्रावायलेट रीजन है। फार अल्ट्रावायलेट रीजन 100 nm से लेकर 200 nm तक का रीजन होता है। इसके अंदर जो उपकरण काम में आते हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल रेंज का काम में आता है और उसकी जो अध्ययन की रेंज है वो 200 nm से लेके 800 nm तक होती है। 100 nm से 200 nm की स्टडी के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है और उसमें लगातार नाइट्रोजन की धारा प्रवाहित की जानी होती है। इसलिए सामान्य अवस्थाओं में, समान प्रयोगशालाओं में इन उपकरणों को उपलब्ध करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो मोस्ट स्टडीड यूवी विजिबल रीजन है वो आपका 200 nm से लेकर के और 300 nm तक का रीजन होता है। अब सबसे पहले इसमें यूवी और विजिबल रीजन के सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहते हैं अवशोषण संबंधी मूल नियम। अवशोषण संबंधी मूल नियम है लैम्बर्ट-बियर्स लॉ, जो कि 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक हैं लैम्बर्ट और दूसरे हैं बियर। सबसे पहले हम लैम्बर्ट लॉ की बात करते हैं। लैम्बर्ट लॉ में उन्होंने कहा था कि जब एक वर्णी प्रकाश की कोई भी किरण किसी समबांगी माध्यम के लंबवत गुजारी जाती है तो पथ में आगे बढ़ने के साथ उसकी तीव्रता के मान में कमी आती है। ये कमी उसकी प्रारंभिक तीव्रता के मान के समानुपाती होती है। When a monochromatic light is passes perpendicular through a homogeneous medium,
the decrease in intensity of light with path is proportional to its incident light intensity. इन मैथमेटिकल फॉर्म या गणितीय रूप में हम चाहें तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, माइनस di अपॉन dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. I यहाँ पर इनिशियल इंटेंसिटी है और माइनस di अपॉन dl लंबाई के साथ तीव्रता में होने वाली कमी को बताता है। माइनस चिन्ह हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जैसे जैसे L का मान बढ़ता जाता है I का मान घटता जाता है। यदि हम इसे प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें एक स्थिरांक की आवश्यकता होती है। तो समीकरण नंबर 1 को जब हम इक्वल साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, माइनस di अपॉन dl इज इक्वल टू KI। माइनस साइन हमारा केवल मकसद इसमें डिक्रीज को बताना है। यदि हम समीकरण 2 को वापस रीअरेंज करते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस di अपॉन I इज इक्वल टू KDL। यदि हम इस समीकरण को समाकलित करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस di इज इक्वल टू KL प्लस C। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर, बाउंड्री कंडीशन का मतलब है बिल्कुल लिमिटिंग स्टेट में, यानी L इज इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू 0 पर I 0 के बराबर हो जाएगा और उस समय जैसे ही L इज इक्वल टू 0 होगा समीकरण हमारी हो जाएगी माइनस लॉगरिथम ऑफ I0 इज इक्वल टू 0 प्लस C। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ C इज इक्वल टू माइनस लॉग I0। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 से C का मान, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर माइनस लॉग I इज इक्वल टू KL माइनस लॉग I0, माइनस लॉग I प्लस I0 इज इक्वल टू KL, या लॉग I0 अपॉन I इज इक्वल टू KL। और log I0 अपॉन I इज इक्वल टू K इंटू L। कन्वर्ट नेचुरल लॉगरिथम इंटू बेस ऑफ 10 देन 2.303 log 10 की बेस पे I0 अपॉन I इज इक्वल टू KL 2.30 K अपॉन 2.303 L। K is equal to, it is converted into a capital constant K capital, K upon 2.303 is equal to K। तो log 10 की बेस पे I0 upon I is equal to absorbance। It means absorbance is equal to K into L। A is absorbance। It means A is directly proportional to L। इट मीन्स अवशोषकता पथ की लंबाई के समानुपाती होती है। बियर का नियम। अब बियर के नियम की बात करते हैं। बियर का नियम कहता है कि जब एक वर्णी प्रकाश की कोई भी किरण किसी समांगी माध्यम के लंबवत गुजारी जाती है तब अवशोषकता सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी A is directly proportional to C। It is समीकरण नंबर 7। Now we combine समीकरण नंबर 6 and समीकरण नंबर 7। Then A is directly proportional to C into L, यानी A is equal to A into C into L। A is a constant when C in gram per liter, C is concentration,
and A is equal to molar extension coefficient epsilon C into L, and molar extension coefficient is constant when C is in mole per liter. It is Lambert-Beard's law. A is equal to molar extension coefficient epsilon into C into L. Electronic change in the molecule takes place only by the absorbed light. The limitations of Lambert-Beard's law is number 1, molar extension coefficient is a constant. It means कि मोलर विलोप गुणांक एक स्थिरांक है, परंतु ये वास्तव में स्थिरांक नहीं रहता है। कैसे? जैसे 1m सॉल्यूशन दिया और 1m सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर लेयर का जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो m/4 सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर लेयर के मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, परंतु ये नहीं होता है। तो इसलिए कांस्टेंट वास्तव में पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है। मोलर विलोपन गुणांक आयोनाइजेशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर निर्भर करता है। यदि सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का वियोजन या संयोजन हो जाता है तो लैम्बर्ट-बियर्ड लॉ लागू नहीं हो पाता है। इसके अलावा यदि एक लिमिट से ज़्यादा सांद्रता है तो वहाँ पर भी लैम्बर्ट-बियर्ड लॉ का ग्राफ सीधा नहीं आता है। इसके बाद आता है आपका इस फोटोमेट्रिक स्टडी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहला है यानी आवश्यकता स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की आवश्यकताएं। नंबर 1 है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, किसी तरह का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, और अध्ययन के पूरी रेंज में लैम्बर्ट-बियर्ड्स लॉ का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, और विलयन पूरी तरह से डाइल्यूट होना चाहिए। यदि विलयन सांद्र होगा तो लैम्बर्ट-बियर्ड्स लॉ का पालन नहीं होगा और ग्राफ थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुड़ जाएगा। और एक जो सामान्य रिक्वायरमेंट होती है कि जितना भी हम प्रयोग करें उसके दौरान जो तापमान है वो स्थिर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बातें हैं जो है हमारी अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। तो इस तरह से ये जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से संबंधित जितना भी एक फंडामेंटल या बेसिक नॉलेज है वो हमारी पूरी हो गई। अगले वीडियो में हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे।